बजट अनुमान 2026-27। अब जो है हम 2026-27 की बात कर रहे हैं। नॉन डेट जो है 36.5 लाख करोड़ है और 51.5 लाख करोड़ है। सेंटर का नेट टैक्स रिसीट 27.7 लाख करोड़ है और वित्तीय घाटे के वित्त पोषण के लिए नेट मार्केट से जो उधार लिया गया है डेटेड सिक्योरिटी का ये अनुमान है 11.7 करोड़ रुपए है और जो शेष है अनुमान किया जाता है ये छोटी बचत से और अन्य स्रोतों से आएगा। जो ग्रॉस मार्केट बोरोइंग है वो 17.2 लाख करोड़ के लगभग है। और इसके बाद मैं पार्ट बी की तरफ जा रही हूँ। पार्ट बी की बात करते हुए मैं ये बताना चाहूंगी प्रत्यक्ष कर मैं प्रत्यक्ष कर पर आ रही हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रत्यक्ष करों पर अपनी प्रस्ताव रख रही हूँ। नया जो आयकर अधिनियम है, जुलाई 2024 में मैंने ये घोषणा की थी कि 1961 अधिनियम को हम संशोधित करेंगे और ये 2025 में पूरा कर लिया गया और 1 अप्रैल 2026 से ये लागू किया जाएगा। और ये जो सरल किया हुआ जो हमारे नियम है उसकी घोषणा हम बहुत जल्दी करेंगे और मैं चाहती हूं कि करदाता इसको अच्छी तरह से देखे। इसको इस तरह से रीडिजाइन किया गया है कि आम आदमी जो है उसको कोई मुश्किल नहीं होगी इसको समझने में। जो भी मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्राइब्यूनल एक आदमी को जब दिया जाता है उसको आयकर से छूट दी जाएगी और इस पर जितनी भी टीडीएस है उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। मेरा प्रस्ताव है कि टीसीएस के दर को जो है ओवरसीज टूर प्रोग्राम में पूरी तरह से इसे मुक्त किया जाए, 5% इसे किया जाए और इसमें जो है किसी तरह की बढ़ोतरी ना हो। और मेरा ये प्रस्ताव है कि टीसीएस दर को कम किया जाए शिक्षा के लिए और चिकित्सीय सुविधाओं के लिए रेमिटेंस स्कीम जो कि और ये 5% से 2% किया जाए और मैन पावर सर्विसेज की आपूर्ति इसे जो है पेमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स की परिधि में लाया गया है जिससे कि इसमें अस्पष्टता ना रहे। इस पर जो टीडीएस रखा गया है वो 1% या फिर 2% रहेगा। मेरा एक प्रस्ताव है छोटे जो करदाता है उनके लिए, जहां पर एक ऑटोमेटेड प्रक्रिया के तहत वो जो है नील डिडक्शन प्रमाण पत्र उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। उन्हें असेसिंग ऑफिसर के साथ जो है आवेदन फाइल करने की जरूरत नहीं है और जिनके पास सिक्योरिटीज है बहुत सारी कंपनियों में, मैं डिपॉजिटरी से ये कहूंगी वो फॉर्म 15G या 15H जो है सबमिट करे और इसे प्रत्यक्ष रूप से अलग अलग जो तर्कसंगत कंपनी है उनको दे। इसके साथ जो संशोधित जो तिथि है 31 दिसंबर से 31 मार्च, उसमें बहुत कम फी आप दे करके फाइल कर सकते हैं और टैक्स रिटर्न को बहुत सहज रूप से आप दें और IT1 और IT2 रिटर्न जो है 31 जुलाई तक आप फाइल करें और नॉन ऑडिट बिजनेस केस और ट्रस्ट को 31 अगस्त तक समय दिया जाएगा। टीडीएस जो जब आप इमूवेबल प्रॉपर्टी पर देते हैं वो जो है रेसिडेंट बायर्स या वो उनके पैन आधारित चालान के तहत दिया जाएगा। और साथ ही साथ व्यवहारिक मुद्दों को हल करने के लिए जो युवा प्रोफेशनल्स हैं, छात्र हैं, टेक कर्मचारी हैं, ऐसे लोगों के लिए मेरा प्रस्ताव ये है
कि 6 महीने का फॉरेन एसेट डिस्क्लोजर स्कीम की घोषणा हम कर रहे हैं। इसमें डिस्क्लोजर किया जा सकेगा, प्रकटीकरण किया जा सकेगा कुछ विशेष स्थानों के लिए, और ये 2 श्रेणियों के लिए उपलब्ध होगा। जो करदाताओं की श्रेणियां होंगी, ऐसे लोग जिन्होंने ओवरसीज या विदेशी आय का अभी तक प्रकटीकरण नहीं किया है, दूसरा उनके लिए जिन्होंने इसका प्रकटीकरण कर दिया है और साथ ही साथ टैक्स उन्होंने अदा कर दिए हैं लेकिन उनको इसका लाभ नहीं मिल पाया है, और साथ ही साथ बिना बताई गई जो आय है इसकी सीमा 1 करोड़ रुपए तक रखी गई है। उन्हें 30% परिसंपत्तियों का टैक्स के रूप में देना होगा और साथ ही साथ 30% अतिरिक्त आयकर के रूप में, अतिरिक्त पेनल्टी के रूप में दिया जाएगा उनके द्वारा, और इससे वो किसी भी कानून के बंधन से बच पाएंगे। और साथ ही साथ ये जो है 5 करोड़ रुपए तक की इसकी सीमा रखी गई है, और जुर्माने और किसी भी तरह की एग्जीक्यूशन की सुविधा उपलब्ध होगी। 1 लाख रुपए का शुल्क इसके लिए देना होगा। और अगर आप जुर्माने की बात करते हैं, बहुत सारे स्थानों पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में हम काम कर रहे हैं। जो पेनल्टी की प्रोसीडिंग्स हैं वो सामान्य तरीके से आगे बढ़ाई जाएंगी, और जो करदाता है उस पर अतिरिक्त किसी भी तरह का कोई कर या जुर्माना तब तक नहीं लगाया जाएगा जब तक उसकी अपील का समय चलता रहेगा, अपील की प्रक्रिया चलती रहेगी। इसके अलावा और जो पहले से भुगतान किया जा चुका है उसको 20% से कम करके 10% किया जा रहा है, और जो हमारी मुख्य टैक्स की मांग है उसमें इसका फायदा होगा। और साथ ही साथ जो टैक्स पेयर्स हैं, करदाता है, उनको अपने रिटर्न को अपडेट करने का मौका मिलेगा और उनकी अपील की प्रक्रिया जारी रहेगी। और 10% अतिरिक्त टैक्स की व्यवस्था भी इसके अंतर्गत की गई है जो प्रासंगिक वर्षों के लिए होगी। जो असेसिंग ऑफिसर है ये जो संशोधित रिटर्न है उसको ध्यान में रखेगा। एक ऐसा ढांचा बनाया गया है जिससे आप जुर्माने से और अन्य गतिविधियों से, अन्य कार्रवाइयों से बच पाएंगे। और साथ ही साथ ये फ्रेमवर्क जो है ये इस बात को भी इंगित करता है कि अगर सही तरीके से रिपोर्टिंग नहीं की गई है टैक्स की तो इसके लिए 100% टैक्स, और साथ ही साथ इसके अलावा जुर्माने की व्यवस्था भी इसके अंतर्गत की जाएगी। और जो तकनीकी रूप से जैसे अकाउंट्स की ऑडिट नहीं हुई है और ट्रांसफर प्राइसिंग ऑडिट रिपोर्ट नहीं लगाई गई है और पूरी तरीके से रिटर्न को भरा नहीं गया है, तो ये सी सेक्शन के अंतर्गत आएंगे और इसके बारे में भी व्यवस्थाएं की गई हैं। और मेरा प्रस्ताव ये है कि जो प्रोसिक्यूशन का तरीका है उसमें हम बेहतर सतर्कता से संतुलन बनाए रखेंगे ताकि लोगों को तकलीफ ना हो, और साथ ही साथ जो अकाउंट्स बुक्स हैं, लेखा पुस्तकें हैं, उनका सही तरीके से व्यवस्थाएं न करने पर जो अपराधीकरण की प्रक्रिया है उसको हटाया जा रहा है। और साथ ही साथ इसमें केवल जुर्माना ही लागू किया जाएगा, अपराधीकरण की प्रक्रिया नहीं चलेगी। और साथ ही साथ जिनको ऊपर इस तरह की चलेगी भी तो इसके लिए 2 साल तक की जो जेल प्रवास की व्यवस्था की गई है। और इसके अलावा जो पेनल्टियां या जुर्माने लगाए जाएंगे, लेकिन अगर कोई पेनल्टी नहीं है इस बारे में, जैसे नॉन डिस्क्लोजर है, जैसे जो विदेशी संपत्ति है आपकी उसके ऊपर किसी तरह की जुर्माने नहीं है, और 20 लाख तक की संपत्ति की इसकी सीमा थी, और मैं ये प्रस्ताव रखती हूँ कि इससे उनको छूट मिलेगी और इसमें 24 लाख तक की सीमा रखी गई है। और जितनी भी सहकारी समितियां हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी या सहकारी समितियों में कटौतियों की व्यवस्था के लिए छूटें दी जा रही हैं। फलों और सब्जियों और बाकी जो इसके सदस्य हैं जो इसका उत्पादन करते हैं, मैं इस कटौती को आगे बढ़ाने का प्रस्ताव रखती हूं। और साथ ही साथ कॉटन सीड के संदर्भ में भी ये सुविधा प्रदान करने के लिए प्रस्ताव रखती हूं। जो डिविडेंड
की आय होती है नए टैक्स रिजीम के अंतर्गत, ये आय जो है इनके सदस्यों को बांटी जा सकेगी और 3 साल के लिए इसको विशेष छूट दी जाती है। डिविडेंड आय जो मिलेगी किसी भी राष्ट्रीय सहकारी फेडरेशन के द्वारा और 31/1/2026 तक जिन्होंने इसके संदर्भ में अपने कागजात जमा किए हैं, उसके माध्यम से ये अपने सहकारी समिति के सदस्यों को ये डिविडेंड दे पाएंगे और कोऑपरेटिव्स भारत के विकास का एक ध्वजवाहक हैं और साथ ही साथ आईटी सक्षम सेवाएं इससे जुड़ी हुई हैं। इसमें इनको बढ़ाया जाएगा, अनुसंधान और विकास सेवाओं को बढ़ाया जाएगा, सॉफ्टवेयर सेवाओं को इससे जोड़ा जाएगा और ये सब चीजें एक दूसरे से आपस में जुड़ी हुई हैं। जितनी भी सेवाएं हैं इन सभी को एक श्रेणी के अंतर्गत लाया जाएगा जिसको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेवाओं के अंतर्गत माना जाएगा और 15.5% सब पर लागू होगा जो इसकी सीमा है। आईटी सेवाओं के लिए इन सब चीजों को आगे बढ़ाया जा रहा है। 300 करोड़ से बढ़ाकर इसको 2000 करोड़ की सीमा पर लाए जाने का प्रस्ताव है।